चलो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या ख़त्म कर लिया था। कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट वो सब हो गई थी, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट, चारों रिक्वायरमेंट हो गई थी कंप्लीट। एफिशिएंसी भी कंप्लीट हो गई थी। और कल तो हमने सारा ही करवा दिया, वो तो सारा ही ख़त्म करवा दिया कल, है ना। इवेपो ट्रांसपिरेशन कंजप्टिव यूज़ वो भी ख़त्म हो गया था। और एफिशिएंसीज का एक न्यूमेरिकल भी करवा दिया था, ठीक है। सो कल लास्ट क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, एक बार लिख रहा हूँ वो भी। चलो वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो सबसे पहले लिख लो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। सबसे पहले लिख लो यूजफुल रेनफॉल, इंपीरिकल फॉर्मूला जो ऑब्जेक्टिव आता है जिससे, यूजफुल रेनफॉल। इसको बोला था मैंने, और इफेक्टिव रेनफॉल। जो रेनफॉल प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज हुई उसी को बोलते हैं। इसका कुछ इंपीरिकल फॉर्मूलाज लिखवाए थे, वो ध्यान रखने हैं आपको। RE इक्वल टू 0.8 R माइनस में 75 mm, माइनस में 25 mm, 75 के लिए तो ये करता है माइनस में 25 mm, और R की वैल्यू जब ग्रेटर देन 75 mm, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला, RE की वैल्यू 0.8 आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगी 0.6 R। दिस इज 0.6 R माइनस में 10 mm जब R की वैल्यू लेस देन 75 mm। ये पहला फॉर्मूला था जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या था आपको, CIR, थर्ड फॉर्मूला। CIR क्या होता है, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्या फॉर्मूला था इसका, दिस इज इक्वल टू CU माइनस में RE, पहला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। फोर्थ फॉर्मूला लिखवाया था आपको नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, दिस इज CIR प्लस में लीचिंग रिक्वायरमेंट, प्लस में लीचिंग रिक्वायरमेंट। फिफ्थ फॉर्मूला लिखवाया था FIR का, या FIR का फॉर्मूला लिखवाया था आपको। मैंने कहा था एफिशिएंसी से याद रखना इसको, एफिशिएंसी ड्यू टू द वाटर एप्लीकेशन, दिस इज इक्वल टू NIR डिवाइड बाय में FIR गुना में 100। इसी से ही निकालना है, कोई फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ फॉर्मूला वाटर एप्लीकेशन के बाद ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट GIR के लिए। इसमें लिखा था अपन ने एफिशिएंसी ड्यू टू कन्वेंस लॉस, दिस इज इक्वल टू FIR डिवाइड बाय में GIR इंटू में 100। आपको ये सारी कहानी बता दी थी, ये ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट है। तो इन सारे फॉर्मूलाज को यूज़ करके कल मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया था इस पर, कल न्यूमेरिकल हुआ था इस पर, हैं कल, हाँ न्यूमेरिकल भी करवा दिए थे इसके, ठीक है, न्यूमेरिकल करा दिए थे। नेक्स्ट सिक्स्थ हो गया। सेवन्थ बताया था आपको ब्लैने-क्रीडल इक्वेशन, याद है, ब्लैने-क्रीडल इक्वेशन। अभी जितने भी मैंने फोन लिखवा दिए ना वो सारे पॉइंट नोट कर लेना, सारे इकट्ठे, क्योंकि इरिगेशन तो पता ही है आपको, सभी फॉर्मूला बेस है, जिसको फॉर्मूला याद है वो हो जाएगा। ब्लैने-क्रीडल मेथड में आपको कंजप्टिव यूज का फॉर्मूला बताया था मैंने, दिस इज KPT डिवाइड बाय में 40, 1.8T प्लस में 32, जब टेम्परेचर किस में हो, सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला इसी का ही, KPT डिवाइड बाय 40 व्हेन टेम्परेचर इज इन फ़ारेनहाइट। तो ये सारे मैंने फॉर्मूले आपको कल लिखवा दिए थे। अब ये क्या होता है ये बताऊँ क्या? K बता दिया था आपको, क्या बताया था K क्या होता है? K इज अ क्रॉप फैक्टर, बताया था ना, आज इसका यूज होगा, इसका क्रॉप फैक्टर। P क्या बताया था? P इज मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे लाइट आवर्स, मंथली परसेंटेज ऑफ एनुअल डे लाइट आवर्स। कल मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था, जैसे डे लाइट आवर्स। अब इसमें क्या बताया था आपको, जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल मान लो, कोई भी जैसे नवंबर का महीना है या जून का महीना मान लो, जून के अंदर 12 घंटे सनलाइट रहती है, तो 12 घंटे 30 को गुना कर दो, टोटल सनलाइट आ जाएगी एक महीने की, उसकी परसेंटेज निकालें विद रिस्पेक्ट टू तो पूरे एक साल में जितनी सनलाइट रही, तो उसको बोलते हैं P। ठीक है, कल एग्जांपल लेके बताया था ये सारी कहानी। चलो ये कहानी भी बता दी।
और टी क्या था, मीन मंथली टेम्परेचर, टी इज मीन मंथली टेम्परेचर। ये सारी कहानी बता दी थी। लास्ट में आपको ये भी बता दिया था, इस इक्वेशन को यूज ही नहीं करते, बताया था ना आपको, क्योंकि के की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट नहीं कर पाते इसके अंदर, ठीक है। अब कौन सा यूज करते हैं वो आज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये सारी कहानी बता दी। और लास्ट में एक न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा करवाया था, वो आप नोट कर लेना, वो कर लिया वो, ठीक है, वो कर लेना, बेसिक सवाल है वो भी। चलो अब नेक्स्ट मेरा मेथड है, एक और बात बता देता हूँ आपको। मैंने आपको कहा था इंपीरिकल मेथड होते हैं जिससे हम फाइंड आउट करते हैं। दो मेथड लिखवाए थे, एक था ब्लैनिक-रीडल मेथड, दूसरा था हारग्रीव मेथड। अब ये हारग्रीव मेथड अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ द मेथड इज हारग्रीव्स। अब यहाँ से सवाल आता है एक, हारग्रीव्स गेट ईएस में ही आता, और कहीं नहीं आएगा इसमें। हारग्रीव्स क्लास ए पेन इवेपोरेशन, क्लास ए पेन इवेपोरेशन। पहले कहानी लिख लेते हैं इसकी, फिर इस पे करते हैं न्यूमेरिकल। हारग्रीव्स क्लास ए पेन इवेपोरेशन। चलो स्टार्ट करें। अच्छा, कल मैंने वो सारी कहानी बताई थी, इवेपोट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है, क्या बताया था? इवेपोट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज में क्या फ़र्क है, कौन सा ज़्यादा होता है, कौन सा ज़्यादा होता है? कौन सा ज़्यादा होता है? कौन सा ज़्यादा होता है तुषार? देख रहा हूँ, थोड़ा हाथ हिला लिया करो, सिर्फ मैं ही पढ़ाऊँगा यहाँ पे। आपको बताया था सबसे पहले जो कंजप्टिव यूज़ है उसमें इवेपोट्रांसपिरेशन आता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जो पानी यूज़ होता है, प्लस में जो उसके टिश्यू डेवलप होते हैं उसकी ग्रोथ भी इसी के अंदर आ जाती है। अब कंजप्टिव यूज़ में तो ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जब मैं बात करता हूँ इवेपोट्रांसपिरेशन की, उसमें सिर्फ इवेपोरेशन प्लस में ट्रांसपिरेशन आता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जो भी ग्रोथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है। तो मैंने लास्ट में कहा था, जैसे क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड सेम होते हैं, वैसे ही इवेपोट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज़ भी सेम मान के चलते हैं हम लोग। बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बताया था अभी, अगर पूछ लेता है तो कंजप्टिव यूज़ हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, किससे इवेपोट्रांसपिरेशन। तो ये सारी कहानी बताई थी, ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं, लिखो इसमें, इन दिस मेथड अब ईटी लिखूंगा मैं, इवेपोट्रांसपिरेशन नहीं लिख रहा हूँ, वो आप पूरा लिख लेना बेशक। ईटी इन दिस मेथड, ईटी और कंजप्टिव यूज, वो भी सीयू लिख रहा हूँ, सीयू is related to pan evaporation by a constant termed as consumptive use coefficient, K, consumptive use coefficient K। अब इवेपोट्रांसपिरेशन का फॉर्मूला क्या है? अब ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा हुआ है कई बार जेई में। इवेपोट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज इक्वल टू के इंटू में पैन इवेपोरेशन कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखोगे। तो ये फॉर्मूला पूछ लेता जेई में, तो और कुछ नहीं पूछता इसके अंदर से। तो फॉर्मूला की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज के इक्वल टू ई टी डिवाइड बाय में ई पी, ये इसका फॉर्मूला है। जेई में यहीं तक पूछता है, बट हम आगे करेंगे पूरा क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट कंजप्टिव यूज,
CU, consumptive use CU, consumptive use of CU of coefficient K. Coefficient K is different for different crops, different for different crops, and is also different for same crops, different for same crops at a different places, at a different places, and it depends upon the crop growth. It depends upon the crop growth, location, type of soil, stage of growth of particular crop, particular crop, हो गया, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज अवेलेबल, the value of this constant K is available for different crops, in Indian subcontinents, hence this method readily used, this method is readily used. हो गया। Here the crop are being divided into 8 groups. Here the crops are being divided into 8 groups, and the coefficient K is fixed accordingly. चलो नेक्स्ट, here EP can be experimentally determined. EP can be experimentally determined. Here EP can be experimentally determined by directly measuring the quantity of water. By directly measuring the quantity of water. Directly measure the quantity of water evaporated from the standard class. Class A pen
फ्रॉम द स्टैंडर्ड क्लास ए पेन, पहले क्लास ए लिखा है ना, हाँ। दिस पेन इज, अब पेन की इन्फॉर्मेशन लिख लो, अगले पेज पे लिख दूँ, चलो हो गया इतना। नेक्स्ट पेज पे इसकी लिख के फिर इकट्ठा समझा देता हूँ। दिस पेन इज 1.2 मीटर डाया, is 1.2 meter dia and this is 1.2 meter dia and 25 centimeter depth, 25 centimeter depth, its 25 centimeter depth, its bottom is raised by 15 centimeter, its bottom is raised by 15 centimeter, raised by 15 centimeter above and ground level, above and ground level, okay, हाँ raised, हो गया। next the depth of water in it, the depth of water in it kept in range of, the depth of water kept in range of 5 centimeter to 7.75 centimeter, 5 centimeter to 7.5 centimeter, 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर बिलो टॉप, बिलो टॉप। अब डायग्राम बना रहा हूँ इसका, बना के दिखा भी देंगे फोटो एक, चलो बनाओ भाई डायग्राम। बिलो टॉप ऑफ आ गया, नीचे की वैल्यू ग्राउंड लेवल पहले बना देते हैं। ये मेरा ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल पे कितने सेंटीमीटर ऊपर है ग्राउंड से, 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर लो, दिस इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये मेरा ग्राउंड है। दिस इज ग्राउंड लेवल, ठीक है। फिर इसके और बनाना पेन, अपने को पेन बना दो स्ट्रेट लाइन, दिस इज दी पेन, दिस इज दी पेन, चलो ये मेरा पेन, जैसे वाटर कलेक्ट होता है इसमें, दिस इज पेन, ठीक है। ये वाटर का लेवल दिखा दो इसमें, ये वाटर का लेवल, ये वाटर का लेवल दिखा दिया। अच्छा इसकी उसके बाद टॉप से कितना है ये टॉप पे जो इसके ऊपर होता है वैल्यू, दिस इज 5 सेंटीमीटर से लेके 7.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ ऑफ वाटर इज केप्ट इन द रेंज ऑफ, डेप्थ ऑफ वाटर है क्या ये, और अच्छा डेप्थ ऑफ वाटर बिलो टॉप ऑफ लिख लो उसको। अच्छा इसके बाद दिस पेन इज 1.2 मीटर डाया, इसका जो डाया है, अब डाया कैसे बनाऊँ, यही सीधा लिख दूँ क्या, डाया इज 1.2 मीटर डाया, और इसकी जो हाइट है, हाइट 25 सेंटीमीटर की है, बस ये लिख लो। चलो तो बना लो इसको, अभी डायमेंशन ही पूछ लेता है तो डायरेक्ट बना के दे दिया आपको। दिस इज क्लास ए पेन, अब समझ लो इसको, सारा समझा तो भाई मैं कुछ आगे ये इन्फॉर्मेशन दे दी थोड़ी सी, उसे न्यूमेरिकल ही कराना था मुझे इसके बेस पे। हो गया, चलो समझा दें इसको, चलो समझो इसको। मैंने क्या बताया, सबसे पहले ये बताया भी हारग्रीव क्लास ए पेन इवेपोरेशन मेथड क्या है। इस मेथड के अंदर जो ईटी है, या इसको बोल सकते हो कंजप्टिव यूज़ है, वो रिलेटेड है किससे, पेन इवेपोरेशन से। अब पेन इवेपोरेशन से कैसे रिलेटेड है, सिर्फ बाय कांस्टेंट के से, बाय कांस्टेंट के। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब ये लिख रखा है मैंने,
जो इवेपोट्रांसपिरेशन कंजप्टिव यूज है, पूरा नाम है ये, और मत लिखना इसको, इवेपोट्रांसपिरेशन कंजप्टिव यूज नहीं और भी है। इवेपोट्रांसपिरेशन और कंजप्टिव यूज किसके इक्वल है? के, जो कांस्टेंट से गुना कर दिया किसको? पैन इवेपोरेशन को। मतलब ईटी बाई ईपी की रेशियो क्या है? के है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका फॉर्मूला जेई तक आएगा, जेई में इतना ही पूछता और कुछ नहीं पूछता उसमें। कंजप्टिव यूज ऑफ कोफिशिएंट के इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप। अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है इसकी। ये डिफरेंट होता है, सेम क्रॉप के लिए भी डिफरेंट होता है। भाई आज यहाँ पे एक क्रॉप के लिए, सेम क्रॉप के लिए चेक किया, उसमें भी डिफरेंट होता है के की वैल्यू। उसके बाद बताया और अलग अलग प्लेस पे चेक करोगे तो भी अलग अलग वैल्यू आएगी के की वैल्यू। उसने बताया डिपेंड करता है किस पे? क्रॉप की ग्रोथ पे, लोकेशन पे, टाइप ऑफ सोइल पे, स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर क्रॉप। हर क्रॉप की लोकेशन पे, टाइप ऑफ सोइल पे ये के कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू हर बार अलग अलग होती है। ठीक है। नेक्स्ट बताया द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज अवेलेबल फॉर डिफरेंट क्रॉप्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब मैंने जब लास्ट मेथड बताया था, ब्लेनेक-रिडल मेथड, उसमें आपको लिखवाया था भाई जो के की वैल्यू है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मिलती नहीं है, या तो अज्यूम करनी पड़ती है, तो हम इसको यूज नहीं करते। अगर बोल देता है स्पेशली ब्लेनेक-रिडल से यूज करो तो हम KPT/40 लगा के आंसर निकाल देते हैं, क्योंकि के की वैल्यू होती नहीं है अपने पास, के की वैल्यू देनी पड़ेगी इसको। यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे गिवन है के की वैल्यू क्या लेके चलनी है हमारे को। ठीक है, एक बना रखा है, रेफरेंस बना रखा है हमने ऑब्जर्वेशन के बेस पे। हियर द क्रॉप्स आर बीइंग डिवाइडेड इनटू, अब क्रॉप्स को 8 ग्रुप में बांटा हुआ है, कोफिशिएंट के क्या करके फिक्स कर रखा है सभी क्रॉप्स के लिए। Hence, here EP is experimentally determined by directly measuring the quantity of water. Quantity of water से EP को डायरेक्ट मेजर कर लेते हैं, कहाँ से? क्लास ए पैन की। तो ये आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है सारी की सारी। ठीक है। नेक्स्ट बताया भी जो पैन है वो 1.2 मीटर डाया होता है, 25 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ होती है, बॉटम को रेज किया होता है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन इट इज इन द रेंज ऑफ, जो डेप्थ ऑफ वाटर है, जो डेप्थ ऑफ वाटर है इसके ऊपर का जो टॉप का जो आपको टॉप की जो डेप्थ दे रखी है 5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर। तो ये सारी कहानी दे रखी थी अपने को। तो आपको बस एक ध्यान रखना है, पैन होता है उसमें कलेक्ट होता है। फोटो देखनी है, लास्ट में फोटो भी दिखा दूंगा। अब क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं इस पर। डायरेक्ट ESC का ही क्वेश्चन है ये, कन्वेंशनल, उसमें सारे क्लियर हो जाएंगे आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे एक ही क्वेश्चन में। चलो लिखो इसको, अब लिखते जाओ बस। फॉर यूज इन हारग्रीव्स मेथड, फॉर यूज इन हारग्रीव्स मेथड in respect to group D wheat crop, following K values are given, following, ये भी यार कम पड़ेगा पेज, following K values are suggested, स्कोर ऊपर कर दूंगा थोड़ा सा, एक मिनट करता होता है तो नहीं हो ऐसे, ये करना यार, थोड़ा सा और ऊपर कर दो इसको, ये लिखा जाएगा नहीं इस ऊपर। हाँ बस ठीक है, दिख तो जाएगा उसमें तो आ ही जाएगा। चलो अब ठीक है, बढ़िया हो गया। अब बनानी है अपने को परसेंटेज ऑफ क्रॉप ग्रोइंग सीजन, परसेंटेज ऑफ क्रॉप ग्रोइंग सीजन, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद वैल्यू दे रखी है के की। अब पूरा आता तो ठीक है, नहीं तो फिर 2 लाइन में करनी पड़ेगी, फिर सारा कुछ छोटा करना पड़ेगा। के की वैल्यू परसेंटेज ऑफ क्रॉप ग्रोइंग सीजन में दे रखा है आपको 0, 5, 5 से लेके 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 75, 75, 80, 85, 90, 95, 100। अब आप देख लो, आपका आ जाएगा ये, लिख लोगे, एडजस्ट कर लोगे, पूरे पेज पे बना लेना क्वेश्चन है ये। इसके लिए के की वैल्यू दे रखी है अपने को 0.08 पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू अगेन सेम 0.08, 0.15, 0.19, 0. कितने हो गई ये वैल्यू,
15 के लिए वैल्यू है, ठीक है 4 वैल्यू होगी ना, 0 पॉइंट चौथी 0.19 होगी, 0.27, 0.27, 0.33, 0.33, 0.40, 0.40, 0.46, 0.46 के बाद 52, 0.58, 0.65, 0.65, उसके बाद 0.71, 0.77, 0.82, 0.88, 0.90, 0.90, उसका 0.80, 0.70, 0.60, 0.60। एक बार चेक कर लो पूरी है क्या वैल्यू, एक आधी कम तो नहीं रहेगी हैं? पूरी है, लिख ली सबने? लिखते जाओ भाई। ना 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 ना, और नहीं लिखवाऊंगा, एक टेबल और बनानी है, अगले पेज बना दूंगा ना वो। सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे लिख रहा हूँ जैसे आया हुआ है, ठीक है। हो गया? पहले तो यही पंगा है, एक ऊपर नीचे होते पंगा पड़ जाता है इसमें, और क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सारा कुछ दे रखा होगा आपको, बस ये 20 नंबर का सवाल है ये, हैं? फॉर्मूले का चक्कर है, वो कुछ भी नहीं है। क्या? हाँ 0.80, किसके बाद? 82, 88, कल न्यूमेरिकल करवा दिए सही वाले, तो ये हो गए थे। और हो गया? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज wheat is grown between the 1 November to 15 March, 15 March, the effective rainfall in individual month, individual month are as follows, वैल्यू दे रखी है, इसमें भी लिख लो, ये छोटी टेबल में हो जाएगा। मंथ और इफेक्टिव रेनफॉल सेंटीमीटर में है। इफेक्टिव रेनफॉल कितनी हो जाएगी, कहाँ से है? नवंबर से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इफेक्टिव रेनफॉल दे रखी है सेंटीमीटर में, कितने नवंबर से? 1 नवंबर से 15 मार्च। तो नवंबर में 0.5, 1.6, 3.2, 2.7, यहाँ पे हुई नहीं है, तो इतनी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, हो गया, देख लिया। उसके बाद
उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है इसने, एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, परकोलेशन लॉसेज आर नील, परकोलेशन लॉसेज आर नील थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड, थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड, थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड। उसके बाद आपको दे रखा है FIR 70% एफिशिएंसी दे रखी है, FIR GIR इसमें जो एफिशिएंसी यूज होती है इसके लिए 75% ये वैल्यू दे दी है। चलो हो गया, कर लिया नोट, करो करो। मंथ को इसमें आ ही गए तो इसमें ना लिख दूं एक और, इसका जगह है तुम्हारे पास लिखने की, एक बना दूं कॉलम और हो जाएगा। नवंबर दिसंबर जो एक और बना लो यार, इसमें EP भी बना ही लो फिर इन्फॉर्म, हाँ इसका है नहीं दो अलग से कॉलम दिया हुआ है, बट मैं इसका भी बना देता हूँ, काम चल जाएगा हमारा। EP इज पेन कोफिशिएंट, दिस इज EP दे रखा है आपको नवंबर के लिए 13 11 7 15 10 आ जाएगी ये। चलो ये भी हो गया। क्या परकुलेशन लॉसेज आर नील, नील है ही नहीं, परकुलेशन लॉस 0 है, नील हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन लिख लो, इसमें क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कंप्यूट दी GIR, कंप्यूट दी GIR फॉर होल क्रॉप पीरियड, फॉर होल क्रॉप पीरियड इंक्लूडिंग 7 सेंटीमीटर, इंक्लूडिंग 7 सेंटीमीटर ऑफ नेट प्री सोइंग रिक्वायरमेंट, प्री सोइंग रिक्वायरमेंट इस वैल्यू दे रखी है। चलो ये क्वेश्चन दे रखा है, कंप्लीट हो गया। तो अभी देख लो, इससे देख के रह जाता बंदा तो। इतना ही, अब और लिखो सॉल्यूशन में। प्री सोइंग 7 सेंटीमीटर दे रखा है, प्री सोइंग मतलब पहले से ही अवेलेबल है 7 सेंटीमीटर की डेप्थ। हो गया, चलो करें स्टार्ट। EP की आगे और कोई देर के द मीन क्लास ए पेन इवेपोरेशन थ्रू डिफरेंट मंथ्स आर गिवन, ये आगे मीन मंथ, ठीक है। और EP भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। चलो हो गया, सारा कंप्लीट है। और ये सारी एफिशिएंसीज हैं, ठीक है, दीज आर दी एफिशिएंसीज। क्योंकि सर GIR तो दे रखा है, ख़त्म ही हो जाएगा। चलो हो गया, स्टार्ट करते हैं इसको। वैल्यू अब शुरू करते हैं, कहाँ से कहाँ तक बतानी है मुझे। 1 मार्च से लेके 1 नवंबर से लेके 15 मार्च तक। चलो अब बनाओ कॉलम फटाफट से। अभी कैसे सोल्व करना है तरीके से बिल्कुल देखते जाओ। चलो पहला कॉलम है अपना टाइम, टाइम है अपना नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च। डेज बताओ कितने कितने हो गए। नवंबर कितने का बिना है, 1 से 30, दिसंबर 1 से 31, जनवरी 1 से 31, फरवरी 28, मार्च है 15, ठीक है ठीक है। चलो ये आ गया। अच्छा सबसे पहले आप ऐसा करो, बेस पीरियड निकाल दो, साथ साथ सोल्व कर देते हैं। बेस पीरियड बताओ कितने दिन हो गए, ये टोटल करना 30, 135 दिन हो गए। दिस इज 135, ये बेस पीरियड आ गया। पहले साथ साथ ही कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएगा। दिस इज बेस पीरियड। चलो हो गया, बेस पीरियड आ गया। नेक्स्ट अब समझो कहानी। अब क्या करना है अपने को, देखो एक यही लॉजिक है इसके अंदर, बाकी कुछ है ही नहीं समझने का। अब टाइम क्या है, अब ये अपने को जो टी की वैल्यू लेंगे वो है नंबर ऑफ डेज अप टू द मिड स्पैन ऑफ कंसर्न मंथ। भाई आपको जो टाइम लेना है वो मीन टाइम लेना है, मतलब मिड तक लेना है, क्योंकि क्रॉप फैक्टर की जो वैल्यू है वो वेरी करती है लोकेशन वाइज। अगर हर दिन की बात करूंगा तो हर दिन की अलग लगेगी, समझ लो। जैसे 1 नवंबर की बात करी, के की वैल्यू आएगी K1। 2 नवंबर की बात करी, के
K2 की वैल्यू आएगी K2, दोबारा चेक करोगे फिर अलग आएगी। तो इतनी सारी वैल्यू चेंज होने पे हम लोग क्या करते हैं, हम वो टाइम ले लेते हैं जो अप टू द मीन कंसर्न मंथ। मीन कंसर्न मंथ मतलब जो एवरेज है 1 से लेके 30, इसका मीन क्या होगा, कितना होगा, 15 होगा, वो भी होल नंबर में लेना है। 15 आ गया तो 15 दिन आ जाएंगे इसके, मीन लेके चलना है। इसके बाद दिसंबर, अप टू द दिसंबर के मिड स्पैन तक 15 दिन, ये 30 दिन तो ये हो गए, अप टू द मिड कितना होगा इसका, 15 दिन इसके हो गए, 15 और 30 कितना आ जाएगा, 45। ऐसे लेके चलना है, समझाइए आपको, यही इंपॉर्टेंट है, यही गलती होती है और कोई गलती नहीं होती। लिख लो, पहले इसको लिखवाता हूँ, टी का मतलब नीचे लिख रहा हूँ, टी लिखो, नंबर ऑफ डेज, आप अपने हिंदी में लिख लेना कैसे इसको लिया है, नंबर ऑफ डेज अप टू मिड स्पैन, अप टू मिड स्पैन कंसर्न्ड मंथ, अप टू मिड स्पैन कंसर्न्ड मंथ। अब वैल्यू लेते हो मिड तक की, अब इसको मैं टी ले रहा हूं, अब मिड तक की वैल्यू नवंबर की 1 से लेके 15 तक मिड स्पैन, अब दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक कितनी वैल्यू हो जाएगी, 45। 15 जनवरी तक कितनी वैल्यू हो जाएगी, 30 और 31 कितने हो गए, 61, 61 और 15, ये कितने लूंगा वैल्यू, इसका मिड 76 हो जाएगी, कितनी आएगी, 76 आ जाएगी। अब यहां से 30, 31 और 31 कितने हो गए, 62 और 30, 92, 92 और 14, 92 और 14 106 आएगा ना। चलो मैंने यहाँ 107 ले लिया था, ठीक है। उसके बाद हैं, गलत आ गया क्या, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आओ, 30, 31, 31, 28 प्लस में इसका मिड कितना, 7 और जोड़ दो उसमें, टोटल शुरू करो। अरे 30, 31, 31, 32, 62 और 28 127 तो ये आ जाएगी वैल्यू। 15 दिन तक मत ले लेना, कभी कभी तो मिड, सर मिड के मंथ में लेंगे तो ये भी गलती हो जाती है। एक गलती 20 नंबर खत्म, मतलब इतनी सी गलती है। 15 दे रहा है, 15 ही दिया जाता है, यही बता दूं, गलती बता रहा हूँ मैं अपनी। 15 ही लिया गया पहले, अब 15 लेके करा तो फिर गलत हो गया, फिर देखे 135 ले लिया था यहाँ पे भी, ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ग्रोथ, परसेंटेज ग्रोथ अब आ जाओ परसेंटेज ग्रोथ पे, परसेंटेज जी, परसेंटेज ग्रोथ। अब परसेंटेज ग्रोथ क्या है, दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो यहीं पे ही, दिस इज इक्वल टू टी बाय बी इंटू में 100, करते जाओ, टी बाय बी इंटू में 100। टी की वैल्यू कितनी है, 15 बट 135 गुना में 100 कितने आ जाएगा परसेंट, वैल्यू बताओ। दिस इज 15 भाग में 135 गुना में 100 कितनी वैल्यू आ जाएगी, 11.11, होल नंबर में लेना है, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अरे कम ले लो, 11.11 है तो 11 की आ जाएगी। पहली बात तो 11 ही आना चाहिए यार, 15 बटे 135, अच्छा चलो 11 ले लो, कोई बात नहीं। आगे करो, आगे करो 45 बटे 135 गुना में 1 सोल्व कर देते हो यहाँ पे, बाद में गलती नहीं होगी। 15 भाग में 135 गुना में 100, ये भी 33 ले लो। आगे नेक्स्ट परसेंटेज में लेना है ना, वो काट देंगे, राउंड फिगर में लेना, सीधी वैल्यू आ जाएगी अपने पास। उसके बाद 56, नेक्स्ट बताओ, पॉइंट वाला छोड़ देंगे। 106 बटे 135 गुना में 100 78, 127 बटे 135 गुना में 100 94 आ जाएगी। चलो ये सारी कहानी भी होगी, आगे सुनो। उसके बाद निकालोगे अब के की वैल्यू, अब के की वैल्यू इंटरपोलेशन कर रहे हैं। अब स्टार्ट करो, कॉपी निकालो फटाफट से, अब आ जाओ के की वैल्यू फटाफट निकालो। टेबल दे रखी है, टेबल दे रखी है आपको, 11 के लिए कितनी वैल्यू होगी, टेबल दी है ना मैंने स्टार्टिंग में। अब सिर्फ इतनी बड़ी टेबल बनाने का इतनी सिग्निफिकेंस था, अब वो देगा, वो भी देगा, वो बना के बड़ी सारी। अब के की वैल्यू है अपनी 11, अगर के की वैल्यू 11 है, के की वैल्यू 11 है, कहाँ है ये देखो, के की वैल्यू 11 कहाँ आएगी, 10 और 15 के बीच में निकालो फटाफट से, 10 और 15 के बीच में 0.15 और 0.19 फटाफट से इंटरपोलेशन कर दो। यहाँ कर दो फटाफट से। 10 के लिए कितनी है, 10 के लिए 0.15, 15 के लिए 0.19, 0.19 वैल्यू निकालो, 0.19 निकालो, कितनी आ रही है। हर बार इंटरपोलेशन करना सिखाऊं है, पूरी आरसीसी कर ली इंटरपोलेशन कर करके।
कितनी वैल्यू आ रही है? अरे डिफरेंस ले लो, कुछ है ही नहीं इसमें तो। कितनी वैल्यू आ रही है? नहीं आता? चलो देख लो भाई, ये कितना किया, क्या है 10%, ये 15%। ये देखो यूनिटरी से बता रहा हूँ, अगेन दोबारा बता रहा हूँ, इनका डिफरेंस कितना है? 5%। इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? 0.04 ही होगा, चेक कर लेना। अच्छा, अगर ये डिफरेंस 1 होता, 1% का डिफरेंस होता तो कितना आता? 0.04 भाग में 5%, ये वैल्यू आती। 1 के लिए वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू कितनी आ रही है? 5% है, 5 ही ले लो इसको, ठीक है। प्लस वैल्यू कहां से शुरू की थी? प्लस में 0.15। सोल्व करके देखना कितना आ रहा है। वैल्यू तो कितनी आ रही है? 0.04। 5% नहीं आएगा भाई, 5 ही लेना उसको। वैल्यू है 0.158। वैल्यू कितनी आ गई? 0.158 को क्या लिख दूं? दो अक्षर में लेने दो, 0.16 लिख दूं। 0.16 आ गई इसको, आगे समझ में? अरे ये कोई रट्टा क्यों मारते हो? हर बार भूलते हो। ये सुनील तो मैं कह रहा हूँ जब भी पूछो सर दोबारा करा दो एक बार। अरे इसमें कुछ है, दोनों का डिफरेंस ले लिया, एक के लिए निकाल दिया, जिसके लिए प्लस कर दो, इतनी तो कहानी है। फॉर्मूला तुमने रट रखा है, मैंने तो रट नहीं रखा। मैंने आपको याद किया, मैं सर ऐसा a प्लस बी बी सी प्लस, में बोला अरे मैं तो यूनिटरी लगाता हूँ, सीधा हर बार याद रहता है। अगर ऐसा होता, फॉर्मूला रटवाना होता मेरे को तो जरूर लिखवाता, मेरे को याद होता नहीं। तुम देख लो, अब बना लो इसका फॉर्मूला, जो मर्जी बना लो सर, डिफरेंस बटे ये वो जो भी करना है वो बना लो इसको, और क्या। ठीक है, 0.16 आ गया। चलो वैल्यू कितनी आ गई? इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी अपनी? 0.16। अगला निकालो, अगले निकालो फटाफट से। अगले नो 33 के लिए 0.16 लिख दिया, 8 का 1 बढ़ा दिया। अरे 2 अक्षर में लिखना था मुझे। 8 5 से ज्यादा हो तो इसको बढ़ा देते हैं, ये 0.16 लिख दिया। ठीक है, चलो अगले निकालो 33 के लिए। 33 के लिए निकालो। अभी अब तो निकाल दोगे सारे। वैल्यू किसके लिए निकालनी है? किसके लिए वैल्यू है? वैल्यू है 33 के लिए, निकालो। तैतीस के लिए निकाल दो। .412 कंफर्म है? 0.412 33 के लिए तो चेक कर लेते हैं। 33 के लिए 30 और 33 के बीच में, 30 और 35 के बीच में, इसके लिए 0.40, इसके लिए 0.46 निकाल लो। इसके लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? दोनों का डिफरेंस कितना आएगा इसका? 0.33 कहाँ गया? ये रहा 0.06 आ जाएगी। भाग में कितने? 5 ही डिफरेंस है क्या? 33 35, ठीक है। 5 गुना में कितना आ जाएगा? गुना में कुछ तो है ही नहीं, किसके लिए? 1% के लिए आ ही गया तो 0.33 प्लस कर दो, वैल्यू आ जाएगी। हाँ 0.40। अरे दिखता भी तो नहीं है यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है। 0.40 ये प्लस कर दो, वैल्यू कितनी आ गई? 0.412 मतलब 0.41 ही लिख दें, 0.41 ही लिख दो। वैल्यू आ गई 0.41। सबकी निकलेगी क्या? दोबारा बताऊँ विपुल है? 0. हाँ जी आ गया। प्लस में वो कर दो ऊपर वाली वैल्यू। अरे भाई ये देखो 30 और 35 के बीच में, 30 के लिए कितना है? 0.40 और 35 के लिए कितना है? अरे गलती करी आपने, गलत है आपका। 1% के लिए आया ना वो। निकालना किस पे है? 33 पे निकाला है ना। अरे नहीं सर, ये प्लस में इसके मल्टीप्लाई में वो भी लगेगा। इंटू 1 आएगा ना यार। 11 के लिए निकालना था। एक तो डिफरेंस है तो मैं इसको 1 लिख के दिखाऊंगा।
ये लो, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ। और क्या दो, इंटू में 3 और कर दो। अरे यूनिटरी तो लगाया है, वो तो 1 के लिए वैल्यू आई है, वो 1 के लिए वैल्यू, 3 के लिए और निकाल दो वो। अब वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? अब 4.46 आ रही है, सबकी आ रही है क्या? देख लो यार एक बार। 0.06 भाग में 5 गुना में 3 प्लस में 0.40 कितनी वाली होगी? अभी लास्ट में पंगा पड़ जाता मेरे, तो आंसर ही मैच कर दे रहे थे हम तो। 0.44 आ गई है, 0.44 लिख लो, चलो 0.44 ठीक है, सबकी आ रही है। हाँ तुषार आगे समझ में? अगला बताता हूँ, अगला निकालो 56 पे, अगला 56 में निकालो, अगला 56 में निकालो। ये देखो 56 देखो कहाँ है, इधर देखो 55 और 60 के बीच में, तो यहीं लिख दूँ काट के दोबारा से। चलो यहाँ आ जाओ। 55 के लिए कितनी है? 55 के लिए पॉइंट, अरे 55 के लिए पॉइंट तुम चेक करो यार, हैं 77 है ये तो। अच्छा ऐसे जा रहा है ये? 60 के लिए 60 के लिए कितनी है? 70 अरे रुक जाओ यार, हद होगी। 2 3 4 5 6, इसके बाद ये आ जाएगी 0.52। कहाँ है? 60 के लिए कितना है? 77। 60 के लिए 77 है, 55 के लिए 0.71 है, ठीक है। 55 के लिए 0.71, पहले तो ऐसे लिख लो। 60 के लिए 0.77, 56 के लिए, और फिर एक का पंगा पड़ गया, तभी तो फिर समझ नहीं आएगी। चलो डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है। इसमें वैल्यू कितनी है? 0.06, ये भी पंगा पड़ता है। 1 के लिए 0.06 भाग में 5, कितने के लिए निकालनी है? 56, 1 के लिए निकालनी है, तो इंटू में 1 कर दिया, ठीक है। प्लस ये तो 1 के लिए वैल्यू, 1 गैप होगा तो इतनी वैल्यू है। अब वैल्यू प्लस कितनी कर दूं? 0.71 प्लस कर दो, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 0.722 लो अगली निकालो और से, अब तो कर दोगे। नेक्स्ट करो। 0.72 को 0.70 कैसे लेंगे? 2 ले लो, बस 2 तक लेनी है। अगर ज़्यादा होती तो करते ना वो, अगर 2 ज़्यादा होता तब ले लेते। 2 डेसिमल तक सोल्व कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वैल्यू बताओ। हाँ 0.90, हाँ दे ही रखा है। नेक्स्ट मार्च के लिए पहले बोलो कितनी आएगी? अरे इतनी देर क्यों लग रही है भाई? कितनी आ रही है? अरे 94 के लिए बता दो भाई। 1 मिनट रुक जाऊं। सबकी आ रही है क्या? तुषार नहीं आया समझ? हाँ रुक जाओ, दोबारा बताता हूँ। 94 के लिए देख लो भाई, एक बीच में गैप छोड़ देता हूँ। ये लो, कहाँ लिखूँ, जगह भी नहीं है। ये लो इधर देखो, 94 के लिए निकालनी है, 90 और 95 के लिए। पहले लिख लो जैसी वैल्यू है। 90 के लिए कितनी है? 90 के लिए वैल्यू 70 है। 0.70 है, आगे घट रहा है। हाँ 90 के लिए 0.70 है, 95 के लिए 0.70, उसके बाद 95 के लिए 0.60। अब दोनों का डिफरेंस लो, कितना डिफरेंस है? 5% डिफरेंस होगा, तो इसका डिफरेंस कितना है? 0. अरे 10 का 0.0 देख लेना, 10 होगा। हाँ ठीक है, 0.10 आ गया।
अगर एक का डिफरेंस होगा तो कितना आएगा 0.10 भाग में 5। डिफरेंस है कितने का, कितने का, 4 का। 4 के लिए निकालना है, पहले ये वैल्यू निकालो। अब ये वैल्यू घट रही है तो इसमें से घटा दो वैल्यू, 0.70 आगे आ जाएगा। और क्या करना है, उसमें बढ़ रही हो तो बढ़ा दो। हाँ 0.70 माइनस में आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो 0.70 माइनस में, क्योंकि जैसी वैल्यू घट रही हो वैसी बढ़ रही हो, क्योंकि याद कराऊंगा तो गलत हो जाएगा ना, याद करते ही गलत हो जाएगा। 0.70 माइनस में ये वैल्यू, हाँ आपको आ गई 0.70 माइनस में ये जो वैल्यू आएगी, अरे समझ तो लो इसको सब। इधर देखो, एक समझा ही दूँ दोबारा से। चलो मान लो 70 के लिए वैल्यू है आपकी 0.09, ठीक है 0.09। 80 के लिए वैल्यू है आपकी 0 पॉइंट घटानी है अपने को 0.06। आपको 76 के लिए वैल्यू निकालनी है। अब 3-4 निकलवा देता हूँ, समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस बोलो कितना है। अगर 10 का डिफरेंस है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, निकाल लेना 0.03, ठीक है। अगर एक का डिफरेंस होगा, एक का डिफरेंस मतलब 71, 72, 73, 74, मतलब अगर एक चेंज होगा 70 से अगर 71 हुआ तब कितनी वैल्यू बनेगी, कितनी वैल्यू बनेगी 0.03 भाग में 10। आगे सुने। अब अपने को निकालना था किस पे, 76 पे। कितना चेंज पे चाहिए वैल्यू, 6 पे चाहिए, इसको 6 से गुना कर दो। इतनी वैल्यू समझ आ गई, इतना आ गया। अब वैल्यू देखो घट रही है कि बढ़ रही है, घट रही है। वैल्यू क्या होगी 0.09 का 0.07 होगा, घट रही है तो घट रही है, तो ये लिख दो 0.09 माइनस में जितनी वैल्यू आ जाएगी 03 भाग में 10 गुना में 6। बढ़ रही होती तो प्लस कर देते, और क्या कहानी है। हाँ बस, अगर यहाँ से बढ़ रही होती प्लस कर देना, घट रही हो तो घटा देना, इतनी सी कहानी है। अब आगे समझ में। चलो कहाँ पहुँच गए, वैल्यू बताओ 0.62। चलो अभी तो मुक्कू कल आगे पूछेगा, तभी मैंने रिपीट कर दिया यहाँ पे। चलो हो गया। अब आ जाओ, अब निकालो ईपी की वैल्यू। कितना हो गया, अब निकाल लें ईपी की वैल्यू। ईपी की वैल्यू दे रखी है ना, ईपी की वैल्यू दे रखी है, ईपी की वैल्यू दे रखी है। अब तो अब निकालना अपने को, समझ गए हो क्या निकालना है, ईटी की वैल्यू निकालनी है। ईपी की वैल्यू, ईपी की वैल्यू बोलो कितनी कितनी है, 13, 11, 7, 15, 10 की वैल्यू दे रखी है। अब निकालना है अपने को के इंटू ईपी। ईटी की वैल्यू निकल जाएगी। ईटी क्या होता है, ईटी क्या होता है, के इंटू ईपी, बताया था ना फॉर्मूला। अब नहीं भूलोगे क्योंकि लो, अब ईटी वहां दिखता ही है वैसे तो। चलो ईपी आ गया, ईटी निकालना है। ईटी इक्वल टू के इंटू में ईपी, गुना करते जाओ इसको, इन दोनों गुना कर दो, इन दोनों सबको गुना करते जाओ, वैल्यू बता दो। हैं अच्छा यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ नीचे तो दिखेगा, यहाँ लिख दूँ ई टी इक्वल टू के इंटू में ई पी, ठीक है। यहाँ लिख दूँ ई टी इक्वल टू के इंटू में ई पी, ठीक है। यहाँ इशारा कर देंगे ऐसे, लो ठीक है, कर दो फटाफट से, वो सेट कर लेना जैसा भी है। वैल्यू बताते जाओ फटाफट से। 2.08, आगे बताओ 4. हाँ आगे हैं 0.04, आगे बताओ 13.5, आगे बताओ। चलो जी, ये वैल्यू आ गई अपनी ईटी की, ठीक है। अभी तो बेस तैयार हुआ है, अब अप्लाई करना है सबको। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके थ्रू कोई भी क्वेश्चन आ जाए। पहली बात तो इतना ही क्वेश्चन आता है तुम्हारे, तो जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो इतना सा एक चीज़ दे देगा, इससे गुना करना होगा। पिछले नोट्स में हम यही बताते हैं, सिर्फ पेन होता है, इसको ऐसे गुना करना होता है, ऐसे वैल्यू आती है, बस और कुछ भी नहीं। इस बार एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दिया, एक्स्ट्रा इसलिए करवा दिया क्योंकि आने लग गया, ठीक है ना। चलो ये वही देख रहा था कितने क्वेश्चन है उसमें यही करवा रखा बस, के इंटू ई पी और इसके ऑब्जेक्टिव बना के दे रखे। अब कितने मर्जी ऑब्जेक्टिव कर लो तो अपना आप समझ लेना। चलो वैल्यू बताओ कितने आ गई, इसकी टोटल समेशन कर दो, इसका सबका समेशन करते जाओ। समेशन बोला कितना आ रहा है, समेशन ऑफ ई टी, समेशन ऑफ ई टी वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। 2.08, 4.84, 31.66 आ रही है।
31.66, 46 तो नहीं आ रही, चेक कर लेना एक बार। मैंने 66 है, ठीक है, मेरी गलती हो गई। 5.04, 4.84, 2.0, ठीक है। चलो अब अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा था आपको, अल्टीमेटली जो ये वैल्यू आई ईटी की, ईटी क्या होता है अब बताओ, ईटी क्या होता है? कल तभी कितनी बड़ी कहानी बताई थी, इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन किसके इक्वल होता है? इवेपोट्रांसपिरेशन किसके इक्वल होता है? अरे वो मेरे को पता है, के इंटू ईपी के होता है। उसका दूसरा नाम क्या है उसका? सी यू। यहाँ से अपने सिर्फ बेस निकलना था, सी यू निकालना था। अब समझ आई इवेपोट्रांसपिरेशन की इतनी बड़ी कहानी बताई थी, क्योंकि इवेपोट्रांसपिरेशन कंजप्टिव यूज के इक्वल लेना है, क्योंकि अपने को सी आई आर की वैल्यू निकालनी थी, तभी अपने सी यू की वैल्यू निकाली। तो सी यू की वैल्यू कितनी आ गई? 31.66। अब बेस 4 होगा, अब सारी निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। चलो अब वैल्यू आ गई अपनी, इसके बाद ही है ना सी यू की वैल्यू। सी यू की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज 31.66, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ ई टी, ये आ जाएगी ई पी, क्योंकि ई पी किसके इक्वल होता है? सी यू के इक्वल, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू निकालेंगे हम लोग सी आई आर। सी आई आर किसके इक्वल होता है? पीछे फॉर्मूला देखो, सी यू माइनस में अब आर ई, 2 मिनट का काम है अब तो। आर ई बताओ कितना है टोटल? आर ई लिखाया था ना, अरे आर ई, ये रहा, प्लस करो इसको, समेशन कर लो इसका भी, 8 ही आ रहा हुआ है तो है, 8 ही आ रहा हुआ, ये 8.0 आ गया, ठीक है। समेशन ऑफ आर ई, ठीक है, समेशन ऑफ आर ई आ गया। वैल्यू सोल्व करो, सी यू की वैल्यू कितनी है? 31.66 माइनस में 8, वैल्यू बताओ कितनी आ गई? 23.66 आ गई। अब ये वैल्यू किसकी आ गई? दिस इज सी आई आर, कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, एक चीज़ आ गई, ठीक है। एन आई आर फॉर्मूला देखो, एन आई आर, क्योंकि मुझे बोलना है जी आई आर पे, तो मेरे को सारे निकालने पड़ेंगे, समझ गए ना बात? एक पूछेगा, निकालने सारे पड़ेंगे। एन आई आर की वैल्यू बताओ। सी आई आर प्लस में क्या लीचिंग दे रखी है? नहीं दे रखी तो आप कोई 0 ले लेंगे, अगर दे रखी होती तो क्या करोगे? प्लस कर लेना अपने आप, ठीक है क्या। 23.66 प्लस में 0, 23.66 सेंटीमीटर में आएगा सारा कुछ, डेप्थ की फॉर्म में निकाल रहे हैं सारा कुछ। चलो नेक्स्ट एफ आई आर बताओ। एफ आई आर में फॉर्मूला बताया था कल, एफिशिएंसी ड्यू टू द वाटर एप्लीकेशन कराई थी। एफिशिएंसी ड्यू टू वाटर एप्लीकेशन किसके? एन आई आर छोटा है, तो छोटा ऊपर, एफ आई आर नीचे, इनटू में 100, यही था। अब ये वैल्यू परसेंटेज में तभी मैंने 100 ली हुई है, ठीक है ना। अब कैसे करोगे? अब ये डेप्थ में है तो आपको 100 से गुना करने की जरूरत नहीं, एफ आई आर बाई 100 की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट अपनी। अच्छा, एफिशिएंसी ड्यू टू वाटर एप्लीकेशन कितनी दे रखी है? एफ आई आर की निकालनी है अपने को, एफ आई आर की निकालनी है, परसेंटेज में दे रखी है, तो एन आई आर भाग में एफिशिएंसी कर दो सीधा, वो पॉइंट में ले लेना, वैल्यू 75 कितनी परसेंट दे रखी है? 70 है, 70 दे रखी है, तो क्या आ जाएगा? दिस इज 23.66 भाग में 0.7, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 33.8 सेंटीमीटर, ये भी निकल गई, ठीक है। चलो अब आ जाओ, कौन सा रह गया? जी आई आर लास्ट निकालना, यही था अपना सवाल, ये था, यहाँ पूछना था। यहाँ कैसे पूछोगे? दिस इज व्हाट एफिशिएंसी ड्यू टू कन्वेंस इज इक्वल टू एफ आई आर डिवाइड बाय में जी आर गुना में 100। निकालनी किसकी वैल्यू है? जी आई आर। एफ आई आर की वैल्यू कितनी आई है? 33.8 भाग में 0.75, वैल्यू सोल्व कर लो कितनी आई है? 45.06 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई जी आई आर की। आई समझ में क्वेश्चन की। अब एक क्वेश्चन और दे दिया उसने, अब इसने बोला है, देखो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। अभी उसने बताया अपने को, एक कहानी दी थी, कहाँ गई? एक मिनट, अरे वो कहाँ गया? वो प्री रिक्वायरमेंट दे रखी थी, जो 7 दे रखी है क्या? हाँ ठीक है। इसने बोला 7 सेंटीमीटर जो है पहले ही अवेलेबल था GIR के अंदर, जैसे इरिगेशन करने से पहले ही अवेलेबल था, तो उसमें टोटल डेप्थ बता देगा कितने पानी की होगी। तो टोटल डेप्थ बतानी है, पानी की कितनी आ जाएगी? तो एज्यूम 7 सेंटीमीटर प्री सोइंग इरिगेशन,
प्री सोइंग इरिगेशन क्या करोगे, 45.06 प्लस में 7, सोल्व करना कितना आ रहा है, 52.06 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी और क्या करा था इसने, ये सारी कहानी आ गई। ये 52 सेंटीमीटर आ गई अपनी, इंक्लूडिंग प्री इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अच्छा अगर ये ऐसा बोलता, अच्छा ये बताओ मुझे, प्री इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बोली है इसने, अगर ऐसा बोलता कैनाल के अंदर 7 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज टू बी प्रोवाइडेड, 7 सेंटीमीटर से प्रोवाइड हुआ जो कैनाल के थ्रू, कैनाल में क्या होता है, लॉसेज होते हैं, अब उसमें एफिशिएंसी का काम आ जाएगा। अब क्या करोगे, इफ लिख लो नोट डाल के, अगर देता है तो ये क्वेश्चन, ठीक है क्या, नोट डाल के लिख लो, इफ 7 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज टू बी प्रोवाइडेड, ऑफ वाटर इज टू बी प्रोवाइडेड बाय कैनाल, तब क्या करना है आपको, अभी तक कितनी आई थी वैल्यू, 45.06 प्लस इस 7 सेंटीमीटर पे क्या करोगे, एफिशिएंसी लगा दोगे, कितनी है 0.70 वाटर एप्लीकेशन की और 0.75, सोल्व कर लो वैल्यू कितनी आ रही है। अब ये आ जाएगी आपकी टोटल डेप्थ, कितना आ रहा है, 58 के आसपास आएगा। अरे और क्या, तो 7 बटे में ये तो बढ़ गई होगी, ऐसा होता है क्या, जब पॉइंट से भाग करोगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये गुना में भाई 0.70 गुंटू में 0.75 प्लस कर दिया क्या, 58 पॉइंट, ये सवाल था पूरा। अब ये एक एक स्टेप के नंबर है, समझ रहे हो बात, तब मिलते हैं 20 नंबर, इतना करके आओगे तो। अभी ये सेमेस्टर की तो है नहीं, कुछ भी लिखा होगे आ जाएंगे। अभी जरूरी नहीं है एसएससी जेईई के भी आ सकता है कन्वेंशनल, समझ रहे हो बात, तो कन्वेंशनल एक क्वेश्चन है, कोई भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, उठा के दे देगा, ऐसे उठा के देना उसमें तो। चलो 2 मिनट पॉज कर दो, पानी वानी पी लें, करते हैं स्टार्ट आगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, नेक्स्ट टॉपिक इज, कर दी स्टार्ट, चलो लिखो उसमें, नेक्स्ट अपना टॉपिक है सोइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप, सोइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप। चलो ये टॉपिक है मेरा, यहाँ से भी एक सवाल बनेगा आपके। चलो करें स्टार्ट। सबसे पहले आपको कहानी बता देता हूँ, वो वाला डायग्राम आ गया यहाँ पे, नेक्स्ट पेज पे ही है। चलो ये कहानी बताई थी आपको मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, जहाँ पे अपन ने एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर किया था। ये टोटल डायग्राम होता है कोई नहीं, यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा डायग्राम होता है हमारा, ये पूरा डायग्राम ऐसे होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये आपका ग्राउंड, ये था क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस के नीचे मैंने कहा था 2 आपके जोन होते हैं, दिस इज जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर और जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। ठीक है, जोन ऑफ रॉक फ्लोएज, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर जो लाई करता है मेरा जोन ऑफ एरेशन, दिस इज जोन ऑफ एरेशन एंड दिस इज जोन ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, हमारा कंसर्न किसके लिए रहेगा, हमारा कंसर्न रहेगा इसके लिए, जोन ऑफ एरेशन के लिए। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलती है, यहाँ पे दिस इज रूट्स मिलती है मेरे को, तो ये सारी कहानी रहेगी मेरी, समझ रहे हो। ये छोटा सा डायग्राम बना लो ताकि इन्वायरमेंट से रिलेट कर पाओ भी क्या क्या डिफरेंस है इसके अंदर, इतनी सी कहानी है। फटाफट से छोटा डायग्राम बना लो यहाँ पे, उसके बाद फिर मैं डायग्राम दोबारा बनाऊंगा, इसी को डिटेल में करवाएंगे।
हो गया? एक मिनट दो यार, मैं एक मिनट दवाई खा लूँ यार। चलो यहाँ पे क्या है, सब सरफेस वाटर जोन्स हैं जिसमें जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज, ये सारा इन्वायरमेंटल टॉपिक करवा रखा है मैंने। जोन ऑफ रॉक फ्लोवेज जो है यहाँ पे इंटरमीडिएट वाटर जोन है। हम जो बात करेंगे ये ग्राउंड वाटर जोन से, जहाँ पे सैचुरेशन वैल्यू क्या होगी 1 होगी। कैपिलरी वाटर जोन क्या होता है, व्हाट इज कैपिलरी वाटर जोन? कैपिलरी वाटर जोन क्या होता है? जो ग्राउंड वाटर से देखो दिख रहा है, ये पानी उठ रहा है, ये ठीक है, ये वो जोन होता है जहाँ पे फील्ड कैपेसिटी का वो पार्ट है ये, जहाँ पे वाटर इजीली मिल जाता है मुझे, ठीक है, जहाँ पे वाटर मिलेगा तो उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर जोन, जहाँ पे कैपिलरी की वजह से जो पानी ऊपर आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पे भी मैंने कहानी बताई थी आपको, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? क्या होता है फील्ड कैपेसिटी? फील्ड कैपेसिटी होता है जो मैक्सिमम वाटर जितना इस सोइल के अंदर मिल सकता है रूट्स को, उसको बोलते हैं फील्ड की कैपेसिटी। तो नाम से पता लग रहा है फील्ड की कैपेसिटी कितनी है। फील्ड कैपेसिटी का वो पार्ट जो इजीली अवेलेबल होता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी वाटर जोन, ठीक है। नेक्स्ट, फील्ड कैपेसिटी में एक वाटर होता है जो पानी इजीली मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अवेलेबल वाटर, ठीक है। और जो वाटर कुछ पार्टिकल के सरफेस के ऊपर ही रहता है उस वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग? कुछ पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, सोयल के पार्टिकल्स हैं, उसके ऊपर पानी एब्जॉर्ब्ड होकर रहता है, उस पानी को क्या बोलते हैं? उस पानी को एब्जॉर्ब्ड वाटर बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। याद है, सारी कहानी बताई थी वहाँ पे डिटेल में। तो कुछ वाटर जोन वो होता है जो आपको जय आप कुछ भी कर लो, वो प्लांट जो है अपनी ग्रोथ के लिए यूज नहीं कर सकता, उसको क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। तो ये सारी कहानी होती है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, अवेलेबल वाटर क्या होता है, वो सारी कहानी होगी। कैपिलरी वाटर क्या होता है, वो सारी चीज़ें लिखवानी मुझे। तो रूट जोन के अंदर अब आज हमारा कंसर्न जो है हमारा किसके लिए? जोन ऑफ एरेशन के लिए। तो हम सिर्फ जोन ऑफ एरेशन को पढ़ेंगे डिटेल में। तो उसका एक डायग्राम बना रहा हूँ, उसको आपने डिटेल में बनाना है। ये डायग्राम तो करना ही करना है फॉलो। नेक्स्ट डायग्राम एक और बना रहा हूँ आपके लिए, चलो। बनाते जाओ। दिस इज दी वैल्यू। ये मेरा ग्राउंड सरफेस मुझे दिखानी है, मुझे दिखाना है रूट जोन। ये है मेरी, दिस इज दी, ये क्रॉप्स दिखा दी, दिस इज दी क्रॉप्स, ये क्रॉप्स दिखा दी। इसके बाद इसकी रूट्स इसी कलर से दिखा दूँ। चलो इसी कलर से देख लो, ये कलर से, दीज आर द रूट्स, ये रूट्स दिखा दी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ मिल जाएगी। दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल, ये ग्राउंड वाटर टेबल है, ये ग्राउंड वाटर टेबल है। दिस इज द वैल्यू ग्राउंड वाटर टेबल, ठीक है। उसके बाद जोन्स बना देते हैं। दिस इज द जोन्स, यहाँ पे आ जाएगा 2 जोन्स। दिस इज द कैपिलरी जोन एंड दिस इज द इंटरमीडिएट जोन, इंटरमीडिएट जोन। यहाँ पे लिख देते हैं ये भी, दिस इज द कैपिलरी जोन, कैपिलरी में कैपिलरीज बना देंगे, और दिस इज इंटरमीडिएट जोन, इंटरमीडिएट जोन, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट जोन के बाद इस ये पूरे जोन को क्या बोला था मैंने? दिस इज जोन ऑफ एरिएशन, इसको लिख लो जोन ऑफ एरिएशन, जोन ऑफ एरिएशन। ये इरिगेशन के लिए प्रॉपर डायग्राम, मतलब वो उसके लिए, ये इरिगेशन के लिए प्रॉपर सिर्फ। अच्छा, ग्राउंड वाटर टेबल के लिए कौन सा पानी मिलेगा मुझे? ग्रेविटी वाटर, जो अपने वेट के कारण फ्लो करता है। यहाँ बना लो, दिस इज ग्रेविटी वाटर, दिस इज ग्रेविटी वाटर या ग्राउंड वाटर, बस इतना यहीं तक है ये ग्राउंड वाटर। दिस इज ग्रेविटी वाटर, ये सारी जोन्स हो गए। नेक्स्ट
अब इसके अंदर जोन ऑफ एरेशन जो होता है, इस जोन के अंदर क्या मिलेगा आपको? मॉइस्चर मिलेगा मैक्सिमम। इस जोन के अंदर मिलेगा मेरे को मैक्सिमम मॉइस्चर, इस जोन में मिलेगा मुझे मैक्सिमम मॉइस्चर, तो इस जोन को बोल दूंगा सोयल मॉइस्चर जोन। अब वहाँ पे बोलते थे जोन ऑफ एरेशन, यहाँ बोलते हैं सोयल मॉइस्चर जोन, समझ रहे हो? ये नाम चेंज हो गए सारे के सारे। यहाँ क्या आ जाएगा? दिस इज सोयल मॉइस्चर जोन, ये सोयल मॉइस्चर जोन, ठीक है, सोयल मॉइस्चर जोन। चलो अब आ गया अपने पास, ये भी हो गया, इंटरमीडिएट जोन हो गया। नेक्स्ट इज अब आपको बता दो इरिगेशन वाटर। इरिगेशन वाटर, यहाँ से इरिगेशन करते हैं हम लोग, ये इरिगेशन दिखा दिया, दिस इज इरिगेशन, यहाँ पे इरिगेशन, यहाँ पे इरिगेशन दिखा दो, ये इरिगेशन दिखा दे, ठीक है जी। अब वो भी दिखाई देता हूँ फिर बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए। जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, इस पूरे जोन को क्या बोलते हैं हम लोग? जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर बोलते हैं ना। कितना देखना पीछे क्या था, उसको बोलते हैं हम लोग जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर ही बोलते हैं। दिस इज जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, दिस इज जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। एनवायरनमेंट और इसको इकट्ठा कर दिया मैंने सारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये सारी कहानी हो गई। ग्राउंड वाटर जोन हो गया, दिस इज ग्राउंड वाटर जोन, GWZ ग्राउंड वाटर जोन भी हो गया। सोयल मॉइस्चर हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। नेक्स्ट बच गया अपना ये वाला जोन, कौन सा है? खाली ये जोन की बात करूँ तो ये जो जोन है मेरा, ये है मेरा, दिस इज सोयल रूट वाटर जोन, सोयल रूट वाटर जोन, इसको बोलते हैं खाली सोयल रूट वाटर जोन, जो रूट को पानी मिलेगा। इंटरमीडिएट, ये सारी चीज़ें हो गई है। चलो देखो, इसकी बेसिक जानकारी दे दी मैंने आपको, अब इसको सारी जानकारी को लिखना है अपने को, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा, इसमें कुछ भी पूछ लेगा, फिर कौन से जोन किसके अंदर आता है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। सबसे पहले आपको मैंने उसमें बताया हुआ है जोन ऑफ एरेशन में कौन कौन से जोन आते हैं। इसमें जोन ऑफ एरेशन मतलब यहाँ पे सोयल मॉइस्चर जोन, सोयल मॉइस्चर जोन, वहाँ पे इसी को वो बोल दिया था, नाम अलग फ़र्क है। सोयल मॉइस्चर जोन में कौन कौन से जोन आएंगे? एक आएगा सोयल रूट वाटर जोन, जो रूट को पानी मिलेगा, एक आएगा अपना इंटरमीडिएट जोन, तीसरा कौन सा आएगा? कैपिलरी जोन। तीनों जोन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कैपिलरीज भी ड्रा कर दो, दिस इज कैपिलरी, ये लो, ये मेरा होल डायग्राम है, जिसमें मैंने आपको इन्वायरमेंट के भी सारे लिख दिए, यहाँ पे मैंने इरिगेशन के भी सारे लिख दिए। इरिगेशन में जो टर्म्स यूज करेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूँ, जहाँ कैपिलरी जोन लिखा हो, यहाँ पे पता क्या बोलेगा इसको? वाटर जोन, ये भी लिख लो, दिस इज वाटर जोन। इरिगेशन में दोनों के नाम मैंने इकट्ठे लिख दिए सारे के सारे, भी यही है और कुछ भी नहीं है। और बस ये सारी कहानी है। चलो अब हमारा कंसर्न किसके साथ है? हमारा कंसर्न है जोन ऑफ एरेशन के साथ, मतलब सोयल मॉइस्चर के साथ, ठीक है। और सारी कहानी लिखते जाओ इसके लिए बस। अच्छा, एक और डायग्राम पहले इकट्ठे बनवा दो सारे, और डायग्राम एक और बना लो। लिख लिया? बना लिया सर ने? 3 डायग्राम इकट्ठे बनवा देता हूँ, उसके बाद लिखवा देंगे। सेकंड डायग्राम बनाओ। अब अपने को बनाना है डिटेल में ग्राउंड वाटर जोन। ग्राउंड वाटर जोन में क्या क्या आ जाएगा? अब टाइम के साथ रिलेशनशिप है वाटर कंटेंट का, दिस इज वाटर कंटेंट और दिस इज टाइम, दिस इज टाइम, ठीक है, दिस इज टाइम। इसके अंदर अच्छा मैंने आपको जोन बताना है खाली सोयल, ये सिर्फ सोयल रूट वाटर जोन। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या बनाया था? ग्राउंड वाटर, सॉरी क्या बनाया? ग्राउंड सरफेस, दिस इज ग्राउंड सरफेस, दिस इज ग्राउंड सरफेस। इसके ऊपर बनाई थी रूट्स, वो बनाई थी मैंने ग्रीन कलर से, ये बना दी क्रॉप, और रूट्स बना दी, दिस इज द रूट। और डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको, दिस इज रूट। ये रूट्स बड़ी सारी दिखा दी हैं, वहाँ छोटी सी दिखाई थी ना, ये रूट्स, ये रूट्स, ठीक है। ये सिर्फ रूट बना के दिखा दी, ठीक है जी। अब रूट भी आ गई है। इसके बाद इसके लिए भी जोन्स देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए जो जोन्स हैं, चलो स्टार्ट करते हैं इससे। वाइट कलर, एक जोन,
उसके बाद 2 जोन, ये जोन बना दिए। ठीक है, यहाँ पे पानी कहाँ से मिलेगा? यहाँ से पानी मिलेगा मेरे को, ये लो, ये पानी का फ्लो दिखा दिया मैंने। इस जोन को ऊपर वाले को बोलते हैं रेडिली अवेलेबल वाटर। रेडिली अवेलेबल वाटर, दिस इज रेडिली वाटर अवेलेबल वाटर। रेडिली वाटर अवेलेबल वाटर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है अपना रेडिली अवेलेबल वाटर हो गया। अच्छा, एक और लिख देता हूँ, ये हो गया इतना रेडिली। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है अवेलेबल वाटर। इसको बोलते हैं अवेलेबल, इस पूरे को दिस इज अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर, दिस इज अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर में भी एक होता है रेडिली अवेलेबल वाटर, एक होता है नॉन रेडिली वाटर। दिस इज नॉन रेडिली अवेलेबल वाटर, दिस इज नॉन रेडिली अवेलेबल वाटर, इसको बोलते हैं नॉन रेडिली अवेलेबल वाटर। नेक्स्ट नॉन रेडिली अवेलेबल वाटर हो गया, एक अवेलेबल वाटर हो गया। अच्छा, यहाँ पे कौन सा वाटर मिलेगा? यहाँ मिलेगा मेरे को नॉन अवेलेबल वाटर। दिस इज नॉन अवेलेबल वाटर, इसको बोलते हैं नॉन अवेलेबल वाटर, ये भी लिख लो। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? दिस इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दिस इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इस पानी को जो रूट्स हैं वो, चलो ये कहानी भी होगी। नेक्स्ट इज एक टर्म और पढ़नी है अपने को, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इस जगह को यहाँ तक, ठीक है, ये देख लो, यहाँ तक, इस टर्म तक डिफाइन करके परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, दिस इज परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अच्छा, फील्ड कैपेसिटी ये लिख लो यहाँ पे। अब यहाँ तक जब पानी अवेलेबल होगा उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। सारी डेफिनेशन लिखवा दूँ आपको। चलो ये कंप्लीट हो गया ये डायग्राम में को। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? ये सारी कहानी होगी। एक रह गया OMC। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, बेसिक जानकारी देता हूँ, लिखवाऊंगा बाद में। अच्छा, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? ये वो वाटर है जो मैक्सिमम वाटर है जो अवेलेबल हो सकता है। किसके लिए? सोयल रूट्स को जो मैक्सिमम वाटर अवेलेबल, उसको क्या बोल देते हैं? फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी का टर्म बताई मैंने, रेडिली अवेलेबल। जो जनरली आपको जो प्लांट ग्रोथ के लिए जो पानी यूज होता है उसको बोलते हैं रेडिली अवेलेबल वाटर। नेक्स्ट है नॉन रेडिली वाटर। ये वो वाटर है भाई, जरूरी नहीं है ये ग्रोथ के लिए यूज हो, भाई जरूरी नहीं है, जो अवेलेबल होता है वो यूज करता है रेडिली वाला। नेक्स्ट बताया नॉन अवेलेबल वाटर। ये वो वाटर है जो ग्रोथ के लिए यूज नहीं कर सकता बिल्कुल भी, मतलब ये होता है एब्जॉर्ब्ड वाटर, इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो ये सारी कहानी होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये वो सरफेस है जिसके बाद प्लांट जो है उसके बाद पानी यूज नहीं कर सकते। ये सारी कहानी है, ठीक है। एक और होती है OMC। OMC क्या होती है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, मतलब जिसके बाद आसानी से पानी को आप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब जहाँ तक पानी यूज़ कर सकते हो, जिसके बाद आसानी से आप पानी को यूज़ नहीं कर सकते, यही आ जाएगा OMC के आसपास, यही आ जाएगा परमानेंट विल्टिंग। इसके बाद आप पानी को आप आसानी से यूज़ नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं OMC। ये सारी कहानी समझ आ गई? चलो एक और लिख लो, एक और ग्राफ बनाया तो इकट्ठा ही फिर लिखवाते हैं। एक और बनाओ, चलो ये भी अपना वाटर कंटेंट, और ये सारी टर्म्स खत्म हो जाएंगी आज।
वाटर कंटेंट और टाइम। निकल बना लो इसको भी एक और। इसको डायग्राम बनाते हैं, फील्ड कैपेसिटी और बेस पीरियड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, दिस इज द अप टू द बेस पीरियड जाएगा ये दिखा दी आपको फील्ड कैपेसिटी। यहाँ पे है बेस पीरियड, ये बेस पीरियड दिखा दिया। अब दिखाना है वाटर कंटेंट की वेरिएशन। वाटर कंटेंट की वेरिएशन, कलर लेते हैं ब्लू। वाटर कंटेंट की वेरिएशन, सीधी वाटर कंटेंट की वेरिएशन, ये वाटर कंटेंट की वेरिएशन होगी। ठीक है, कम होता जाएगा जैसे पानी यूज़ करता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये कम हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, पानी दोबारा से भरेगा, क्या करा यहाँ पे, इरिगेशन प्रोवाइड कर दी, इरिगेशन प्रोवाइड कर दी। ये पानी कम हो गया, जैसे ही कम हुआ फिर बढ़ गया, फिर कम होगा, जैसे पानी यूज़ कर लेगा प्लांट, फिर पानी कम होगा। उसका फिर क्या होगा, अगेन इरिगेशन करनी पड़ेगी। अब वो याद है मैंने क्या कहा था, फिक्स इंटरवल के बाद इरिगेशन करनी पड़ती है हमें। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि उसका वाटर कंटेंट क्या हो जाता है, कम होता जाता है। ये सारी कहानी दिखा। तो वाटर कंटेंट पहले तो फुल पानी ने यूज़ किया, फिर क्या करा, इरिगेशन करा फिक्स इंटरवल के बाद, फिर अगेन यूज़ किया, फिर वाटर कंटेंट कम हो गया, फिर यहाँ तक। ये सारी कहानी, ठीक है जी, ये सारी कहानी होगी। अच्छा, और ये कब तक चलता जाएगा, ये कब तक चलता रहेगा, लिख लो, दिस इज सो ऑन अप टू क्रॉप पीरियड या बेस पीरियड, दिस इज बेस पीरियड, सो ऑन अप टू क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड, लिख लो इसको। ये सारी कहानी होगी। चलो अच्छा, एक और चीज़ लिख देते हैं। यहाँ पे जो पानी मिलेगा, वाइट कलर से लिया था, यहाँ जो पानी मिलेगा दिस इज रेडिली अवेलेबल वाटर, और यहाँ जो मिलेगा नॉन रेडिली वाटर, दिस इज रेडिली अवेलेबल वाटर, दिस इज नॉन रेडिली वाटर। सारा कुछ बता दिया मैंने, जो भी कंटेंट थे सारा कुछ एक ही 3 डायग्राम में बता दिया। और मैं लिखवाना मुझे बस। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, यहाँ लिख लो OMC। किसी भी कीमत पे पानी को इस लेवल से कम नहीं होने देना, आपको कम से कम इतना रखना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं लिखना, कई देर लिखवाना पड़ेगा यार। चलो करें स्टार्ट, बनो। वो पत्ती यहाँ से ले लेना। हो गया, करें स्टार्ट। चलो स्टार्ट करो, लिखते जाओ बराबर। फर्स्ट पॉइंट, द वाटर बिलो द वाटर टेबल
below the water table is known as, the water below the water table is known as groundwater, and and above the water table, above the water table is termed as soil moisture or soil root water zone. पहला पॉइंट. सेकेंड, नेक्स्ट सोयल मॉइस्चर बताया आपको, सोयल रूट वाटर जोन अलग से बताता हूँ. इसको ही काट दो, इसको एक बार, ये लास्ट में ये काट देना, इसको अलग से एक और डिफाइन करता हूँ. सोयल मॉइस्चर आ गया. नेक्स्ट डेफिनेशन, द पोर्शन ऑफ जोन ऑफ एरेशन, द पोर्शन ऑफ zone of aeration in which roots of plant crops penetrates to absorb the moisture. Penetrates to absorb the moisture or nutrient from the soil, or nutrient from the soil is termed as soil or root water zone. ऐसे लिखना, अलग अलग लिखवाया दोनों को, क्या बोलते हैं अलग अलग बता दिया. हो गया. नेक्स्ट, व्हेन वाटर फॉल्स ओवर ग्राउंड either due to irrigation or due to rainfall, a part of it get absorbed in this root zone, this is zone of aeration, and the rest flows down to the groundwater zone. Under the action of gravity. इतनी कहानी पढ़ो पहले. चलो एक पार्ट खत्म हो गया इसका. चाय पी लो. देखो क्या बताया इसने, बोला जो वाटर ग्राउंड वाटर टेबल के बिलो होता है उस वाटर को क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर मिलेगा. अच्छा, जो अबव होगा उसको क्या बोल देंगे, सोयल का मॉइस्चर. ठीक है, सोयल का मॉइस्चर है. अच्छा, द पोर्शन ऑफ जोन ऑफ एरेशन इन विच रूट्स ऑफ प्लांट पेनिट्रेट टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर. कहता है जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं
जो क्या करता है वो वाटर को जो अब्जॉर्ब करती है और न्यूट्रिएंट्स को वो अब्जॉर्ब क्या करेगी, मॉइस्चर को या न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द सोयल, उसको क्या बोलेंगे, सोयल रूट वाटर जो, ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई, उसको बोलते हैं सोयल वाटर, अलग डिफरेंस क्रिएट कर दिया सोयल मॉइस्चर इसमें। नेक्स्ट बताया, कहता है व्हेन वाटर फॉल्स ओवर द ग्राउंड, जब हम ग्राउंड के ऊपर पानी डालते हैं तो इरिगेशन, वो इरिगेशन से भी हो सकता है और किससे हो सकता है, रेनफॉल भी हो सकता है। अब उसमें से कुछ पार्ट तो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट जोन, बाकी कहाँ जाएगा, बाकी ग्राउंड वाटर के अंदर, तो बाकी कहाँ जाएगा, बाकी जाएगा एंड द रूट एंड द रेस्ट फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड वाटर जोन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये कहानी बता दी उसने, फिर बाकी का पानी कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर में जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन फील्ड कैपेसिटी। इसको ना यार मैं डार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा नोट्स पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी क्या है, मैंने काफ़ी सारे सवाल छुड़वा रखे हैं आपको, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि उसमें फील्ड कैपेसिटी गिवन था। अब फील्ड कैपेसिटी आती है वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, अब NIR, FIR, CU सारे इकट्ठे हो जाएंगे अब। लिखो इसमें, इमीडिएटली after the application of water, immediately after the application of water over the ground, immediately after the application of water over the ground, certain amount of water retained on the surface of soil particles, on the surface of particles by molecular attraction or chemical bond, comparatively weaker that is adsorbed water, next, this water cannot be drained under the action of gravity, under the action of gravity. Attraction. हो गया क्या, कैन नॉट बी ड्रेन्ड, बाहर नहीं निकाल सकते इसको, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब फील्ड कैपेसिटी की डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ। द फील्ड कैपेसिटी इज द वाटर कंटेंट field capacity is the water content of soil after free drainage has taken place for sufficient periods, sufficient period भी लिख लो, सफिशिएंट पीरियड है 2 से 5 दिन। चलो हो गया ये भी।
चलो ये भी पहले बता ही देता हूँ साथ साथ ही, उसके बाद फिर आगे कर लेते हैं फील्ड कैपेसिटी के वाटर के। एक पॉइंट और लिख ही लो यार, साथ में करते हैं, एक और लिख लो। फील्ड कैपेसिटी वाटर फर्दर कंसिस्ट ऑफ कौन कौन सा वाटर है यहाँ पे? अवेलेबल वाटर, सेकंड नॉन अवेलेबल वाटर, अवेलेबल वाटर को बोलते हैं कैपिलरी वाटर, और इसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। इनकी भी लिखवा दूंगा डेफिनेशन साथ ही, लिखवा दूं पहले, लिख लो 2 डेफिनेशन और। नेक्स्ट इज अवेलेबल वाटर की लिखो। अवेलेबल वाटर, अ पार्ट ऑफ फील्ड कैपेसिटी ऑफ वाटर which is attached to the soil particles a part of filled capacity of water which is attached to the soil particles by surface tension against the gravitational forces and can be used by the plant for its growth and can be used for the plant growth by capillarity is termed as available water. ये भी हो गया अवेलेबल वाटर भी। कोई आया हुआ क्या? तुम्हारी हिल रही है क्या चेयर? नेक्स्ट है नॉन अवेलेबल वाटर। नॉन अवेलेबल वाटर, अब ये एक्चुअली क्या होता है इन्वायरमेंट में, हाइड्रोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन में पढ़ेंगे, समझ रहे हो बात? अब कोई बच्चा पूछ लेता है ना सर ये थोड़ा डिटेल में बता दो, रूट जोन, इरिगेशन में पढ़ेंगे, इरिगेशन आती है ना तब वो कहते हैं वो इन्वायरमेंट करा दो दिया। ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये होता है ये। तो मैंने क्या किया, जैसे हम बोलते सर ये इरिगेशन में पढ़ना, इरिगेशन वाले सर से हो गया, ऐसे बताया गया था हमारे को। उसके बाद बोले इन्वायरमेंट होगी, उसके बाद बोले हाइड्रोलॉजी में आ गए, सर वो ये वाला ये इरिगेशन में होगा, चलो इरिगेशन आ गई, फिर कहते ये इन्वायरमेंट में हो तो गया, अब होया कहाँ, ऐसे होता है। तो मैंने सारे रिलेट करके बता दी इकट्ठी। चलो नॉन अवेलेबल वाटर लिखो, इसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर लिख लो, अ पार्ट ऑफ फील्ड कैपेसिटी वाटर a part of filled capacity water that cannot be removed by capillarity,
that cannot be removed by capillarity and is not available for growth and is not available for growth. Not available for growth is termed as hygroscopic water. Termed as hygroscopic. Is termed as hygroscopic water. Next. हो गया इतना. अब लिखो डेफिनेशन. फील्ड कैपेसिटी. नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो. फील्ड कैपेसिटी वाटर कंटेंट कैन बी डिफाइंड एज water content can be defined as the quantity of water in which soil can retain over its surface against the gravity. जो ग्रेविटी के अगेंस्ट द ग्रेविटी टू द क्वांटिटी ऑफ ड्राई सॉइल, टू द सेम क्वांटिटी लिखना था, टू द क्वांटिटी ऑफ ड्राई सॉइल. चलो लिख लो, उसमें बता दूंगा. क्वांटिटी ऑफ ड्राई सॉइल. तो लिख लो इसको भी. हो गया. अब फील्ड कैपेसिटी की डेफिनेशन को लिख देते हैं. यहाँ पे लिख लिया इतना. अब फील्ड कैपेसिटी किसके इक्वल है? अच्छा, मैंने आपको ये टर्म भी बताई हुई है. अच्छा, बिल्कुल ही वही आ गया. देखो, अभी पीडीएफ खोली थी अपन ने, उसके बाद आपको डिफाइन करवाया था मैंने स्पेसिफिक रिटेंशन और स्पेसिफिक यील्ड. याद है? जो पानी क्या हो जाएगा, जो पानी यूज़ कर लेगा वो, उसको स्पेसिफिक यील्ड बोल देंगे. और जो पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी रुक जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिटेंशन. तो अल्टीमेटली स्पेसिफिक रिटेंशन ही है. तो अब वहाँ पे क्या बोलते थे? स्पेसिफिक रिटेंशन. यहाँ पे क्या बोलते हैं? फील्ड कैपेसिटी. तो ये सारी कहानी है सेम, सब कुछ सेम. मैं तो रिपीट ही करा रहा हूँ, वही वाली चीज़ है सारी की सारी. चलो नेक्स्ट है, अब आ जाओ फील्ड कैपेसिटी. फील्ड कैपेसिटी में लिख लो वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड, वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी या इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सोइल, इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सोइल अगेंस्ट द ग्रेविटी डिवाइड बाय में वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सोइल, वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सोइल. चलो इतनी कहानी पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इसकी डेरिवेशन करते हैं. हो गया. चलो पढ़ते हैं इसको. हो गया. चलो कहानी से पढ़ते हैं इसको. कहाँ से बताना मुझे? यहाँ से. फील्ड कैपेसिटी के बारे में सारा का सारा टॉपिक ही है और इसमें मैंने सारी डेफिनेशन भी आपको क्लियर कर दी. मैंने क्या बताया अभी, इमीडिएटली आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वाटर और द ग्राउंड सर्टेन, अभी क्या करा अपने ग्राउंड वाटर पे एप्लीकेशन कर चुके हैं. आफ्टर द अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा, अब अल्टीमेटली ऐसा कह सकता हूँ भाई कुछ दिन तक क्या रहेगा, पानी उसमें भरा रहेगा. उसके बाद क्या बोलेंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन, कुछ पानी क्या रह जाएगा उसको रिटेन कर जाएगा. रिटेन निकलेगा नहीं, ड्रेन मतलब निकलना, रिटेन मतलब रुकना. ठीक है, आर से रुकना, ड्रेन से ड्रेन आउट करना, समझ गए ना. तो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स बाय मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. कहता कुछ पानी ऐसा होगा जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण पार्टिकल के ऊपर ही सरफेस पे रह जाएगा.
अब उस वो पानी क्यों रहेगा, या तो मोलिकुलर अट्रैक्शन बोल सकते हो या केमिकल बॉन्ड बोल सकते हो। अब केमिकल बॉन्ड भी कंपैरेटिवली वीकर होता है, दैट इज उसको बोलते हैं एडसॉर्प्ट वाटर। अब ये केमिस्ट्री में नहीं जा रहा, मैंने जनरल लैंग्वेज लिखवा दी जैसे किताब में लिखी हुई थी। अब केमिकल बॉन्ड कंपैरेटिवली वीकर होता है, दैट इज एडसॉर्प्ट वाटर, उसको एडसॉर्प्ट वाटर बोल दिया। नेक्स्ट बताया, कहता है द वाटर कैन नॉट बी ड्रेन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब ये वाटर कौन सा वाटर है, ये वाटर वो वाटर है जो ड्रेन आउट नहीं हुआ, कैन नॉट बी ड्रेन मतलब क्या हो गया, रिटेन हो गया, रिटेन अंडर दी अगेंस्ट द एक्शन ऑफ सॉरी इट कैन नॉट बी ड्रेन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण बाहर नहीं निकला, मतलब क्या हो गया, रुक गया, रिटेन कर गया, ये वाला वो वाटर था। ठीक है, दोनों डेफिनेशन सेम होगी। नेक्स्ट बताया फील्ड कैपेसिटी इज द वाटर कंटेंट ऑफ सोयल आफ्टर द फ्री ड्रेनेज। अब ड्रेनेज हो जाएगी, ड्रेनेज मतलब सोयल वाटर, सोयल रूट क्या करेंगे, पानी को ऑब्जॉर्व कर लेंगे जितना लेना, उसका बाकी सारा पानी कहाँ चला जाएगा, बाकी सारा पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। उसके बाद जो पानी रुकेगा, द फील्ड कैपेसिटी इज द वाटर कंटेंट ऑफ सोयल आफ्टर द ड्रेनेज, निकलने के बाद हैज टेकन प्लेस फॉर सफिशिएंट पीरियड। उसके बाद सफिशिएंट पीरियड होता है कितने दिन का, 2 से 5 दिन का। तो उसके बाद क्या बोल देंगे, 2 से 5 दिन का, इसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। इसके आगे लिख लो, इज टर्म्ड एज फील्ड कैपेसिटी। उसने बोला 2 से 5 दिन के बाद जितना पानी रूट ने लेना है वो ले लेगा, जितना नीचे जाना है चला जाएगा, जो पानी बच जाएगा उसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, फील्ड कैपेसिटी बोलोगे। ठीक है क्या, उसको बोलोगे फील्ड कैपेसिटी। नेक्स्ट, फील्ड कैपेसिटी भी 2 टाइप की होती है। फील्ड कैपेसिटी 2 टाइप की कौन कौन सी, या तो एक अवेलेबल वाटर, एक नॉन अवेलेबल वाटर, दोनों होते हैं इसके अंदर। अब अवेलेबल वाटर कौन सा है, जो कैपिलरी वाटर होगा। नॉन अवेलेबल कौन सा है, जो हाइड्रोस्कोपिक होगा। नेक्स्ट बताया अवेलेबल वाटर पे आ जाओ, कहता है ये फील्ड कैपेसिटी का ही पार्ट है, फील्ड कैपेसिटी का ही पार्ट है, विच इज अटैच्ड टू द सॉइल पार्टिकल बाय सरफेस टेंशन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ बाय द कैपिलरी एक्शन। तो ये वो वाटर है जो अवेलेबल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब ये कैसे रुकता है, ये अगेंस्ट द सरफेस टेंशन जो फिनोमेना लगा दिया उसके अगेंस्ट में ये पानी रुक जाएगा, उसको बोलोगे क्या बोल देगा, अवेलेबल वाटर बोल दिया। नेक्स्ट आया नॉन अवेलेबल वाटर। ये वो वाटर है जिसको यूज नहीं कर सकते। अब इसने बताया अ पार्ट ऑफ फील्ड कैपेसिटी दैट वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कैपिलरी। अब वाटर वो रिमूव नहीं हो सकता कैपिलरी के कारण, एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर द ग्रोथ, ना ही ग्रोथ के लिए, बस ये मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए जो रह जाता है उसके अंदर पानी, सरफेस के ऊपर रह जाएगा, वो जितना मर्जी कर लो वो निकलेगा नहीं पानी। ठीक है, उसको हाइड्रोस्कोपिक वाटर बोल देंगे। नेक्स्ट बोला फील्ड कैपेसिटी इज दी वाटर कंटेंट, फील्ड कैपेसिटी में लिख लो वाटर कंटेंट। फील्ड कैपेसिटी जो वाटर कंटेंट है कैन बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन विच सोइल कैन बी रिटेन। जो सोइल ने पानी को रिटेन किया ओवर इट्स सरफेस अगेंस्ट द ग्रेविटी टू दी क्वांटिटी ऑफ ड्राई सोइल। ये बता दिए डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब जो कैलकुलेशन करेंगे अपन, भाई कितना पानी सोइल ने रिटेन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू दी जितनी सोइल का ड्राई मास है, उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। ओके, चलो इसको मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में बताया, कितना पानी रिटेन किया इन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सोइल अगेंस्ट द ग्रेविटी डिवाइड बाय में वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सोइल। जिस सोइल की बात हो रही है उतना ही वॉल्यूम सोइल का ले लेंगे। ये सारी कार्य आगे समझ में। चलो अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, करें। चलो अब भी पहले बताओ, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले तो ये बताओ वॉल्यूम ऑफ ड्राई सोइल कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सोइल इन रूट जोन, वॉल्यूम ऑफ सोइल इन रूट जोन। लेट अस सपोज रूट जोन की जो डेप्थ है आपकी डी है, वो भी लिखी लो। द डेप्थ ऑफ द रूट जोन इज डी, डेप्थ दे रखी है आपको डी, ठीक है, या और एरिया दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट मान लिया मैंने, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और जो डेप्थ है वो डी है। तो वॉल्यूम ऑफ सोइल इन रूट जोन कितना हो जाएगा, दिस इज 1 इंटू में डी मीटर क्यूब, 1 इंटू डी मीटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट ड्राई वेट ऑफ सोइल, ड्राई वेट ऑफ सोइल किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोइल इंटू ड्राई डेंसिटी, यही होगा ड्राई वेट यूनिट वेट जो करते हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ सोइल इंटू गामा डी, या ड्राई डेंसिटी लिख लो अगर आपको सोइल नहीं पढ़ रखी तो। ड्राई डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सोइल कितना है, दिस इज डी इंटू में ड्राई डेंसिटी कितनी है, गामा डी। मास लिया है तो रो डी ले लेना, वेट लिया है तो गामा ले लेना, ये सारी कहानी बता रखी है। नेक्स्ट फील्ड कैपेसिटी क्या होगी, पहले पुट कर दो, हो गया। अब ये फॉर्मूला पूछेगा आपसे डायरेक्ट, अब जो प्रूव कर रहा हूँ ना एक फॉर्मूला। चलो फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड
वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन सोइल टू दी वॉल्यूम ऑफ ड्राई मास कितना है, डी इंटू में गामा डी। वही लिखवाया तो जिसने नहीं पढ़ रखा, गामा डी इज द ड्राई डेंसिटी। या ड्राई यूनिट वेट बोल सकते हो, और ड्राई यूनिट वेट इस केस में जब रो देते हैं इसमें गामा लेते हैं, वो पता ही है, वो सारी कहानी बता रखी है। ठीक है, अब निकालो वेट ऑफ वाटर रिटेन कितना होगा, वेट ऑफ वाटर रिटेन। अब ये सारे फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव हैं ये। वेट ऑफ वाटर रिटेन्ड ये आ जाएगा फील्ड कैपेसिटी इनटू में डी इंटू में गामा डी, फील्ड कैपेसिटी इंटू डी इंटू गामा डी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर गामा का फॉर्मूला क्या होता है, गामा इज इक्वल टू वेट बाय में वॉल्यूम होता है। अच्छा, आपको वाटर का निकालना है वॉल्यूम, अब क्या करोगे, वॉल्यूम वाटर से भाग कर देंगे, वेट को भाग कर दो, एफ इंटू डी इंटू गामा डी डिवाइड बाय में गामा ऑफ वाटर। ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गया। अब कितना पानी बाहर निकाला, क्या करोगे, किससे भाग कर दूं, कितना पानी बाहर निकाला, हो गया इतना, ये वॉल्यूम वाटर आ गया। अब निकालो डेप्थ ऑफ वाटर रिटेन्ड, लिख लिया, लास्ट फॉर्मूला डेप्थ ऑफ, डेप्थ कितनी है, डी है। अच्छा, वैल्यू कितनी आ गई अपनी, दिस इज द वैल्यू, डी इज द वाटर जोन, कितनी डेप्थ आएगी। अच्छा, ये वैल्यू किसकी आई है मेरी, वॉल्यूम क्या आई है, इसको किससे भाग कर दूं, एरिया से भाग कर दूं, क्या आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना माना था मैंने, दिस इज द डेप्थ, डेप्थ कितनी है, वॉल्यूम को भाग कर दो आप डेप्थ से, वॉल्यूम को भाग कर दो डेप्थ, सॉरी एरिया से, वॉल्यूम को भाग कर दो, एरिया कितना माना था 1 मीटर स्क्वायर, वैल्यू कितनी है एफ इंटू डी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय में डी इंटू में 1 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू डेप्थ आ गई। अब ये पूछता है आपसे डेप्थ का रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप डायरेक्ट आएगा, शायद आया भी था क्या इस बार पेपर में, हैं कहाँ पे, क्या चीज़, ये गामा डी है क्या यहाँ पे, ये लो गामा डी, ठीक है, गामा डब्ल्यू इंटू में गामा डब्ल्यू है, अरे गामा, क्या दिमाग चल रहा है यार, चलो ये लो, ये शायद राजस्थान जेबी में आया था क्वेश्चन ऐसा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा होता है कैसा आया था क्या, इसमें आया था पता नहीं, किसी और एग्जाम में देखा था मैंने, सेम क्वेश्चन पूछा हो। तो ये सारी कहानी है, तो इतनी कहानी आप पढ़ लो, और इसको और क्या बोलते हैं भाई, कितना पानी स्टोर कर गया, एक और टर्म लिख लो, खाली खत्म करते हैं इसको। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज टोटल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। कितना वाटर स्टोर कर जाएगी। चलो, ये सारी कहानी होगी, बहुत आज इतनी, इसके लिए इतना है, ठीक है। कुछ समझाना है, दोबारा देख लो इसको, डेरिवेशन देख लो एक बार। मैंने क्या किया, फील्ड कैपेसिटी को डिफाइन किया भाई, कितना पानी रिटेन कर जाएगा अगेंस्ट द ग्रेविटी टू दी वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सोइल। अब यहाँ पे क्या किया मैंने कहा सबसे पहले तो निकालो वॉल्यूम ऑफ सोइल, भी सोइल का वॉल्यूम है कितना, जो रूट जोन है यहाँ पे। मैंने कहा 1 मीटर स्क्वायर तो एरिया मान लो इजीनेस के लिए, इंटू डेप्थ कितनी मान ली, डी, क्योंकि मेरे को डी डेप्थ दिख रही है, तो 1 इंटू में डी, वैल्यू कितनी आ गई, वॉल्यूम की सोइल पता लग गया। अब ड्राई वेट ऑफ सोइल, ड्राई वेट किस तरह निकलेगा, ड्राई वेट कैसे निकाल दूँ, वॉल्यूम को किससे गुना कर दूँ, गामा डी से, क्योंकि गामा डी क्या फॉर्मूला होता है, वेट बाय में वॉल्यूम, वही सारी कहानी है। तो वॉल्यूम ऑफ सोइल को गुना कर दिया मैंने गामा डी से, डी इंटू में गामा डी आ गया। अब क्या किया नेक्स्ट, एफ फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पे, गामा डी पता ही अपने को ड्राई डेंसिटी होता है। अब यहाँ से जब वैल्यू पुट करी, एफ इंटू में डी इंटू में गामा डी आ गया। कितनी कहानी समझ आ गई। अब क्या कहता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर वेट टू दी गामा वाटर, तो गामा वाटर से भाग कर दिया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आ गया डेप्थ ऑफ वाटर रिटेन कैसे निकालूंगा, वॉल्यूम को एरिया से भाग कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अल्टीमेटली एक फॉर्मूला कोई भी निकाल के पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है कैसे आता है, ये भी बता दिया सारा, ठीक है। चलो रोक दो इसको, होता है इतना।